बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद और रिबा के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है। अब सोचें कि क्या वजह है कि कुरान में अल्लाह इतने जलाल में है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, यानी जिसको ये आज एक माशी एक्टिविटी कहते हैं कि साहब एक लोगों को कर्ज़ा देना और उस पर लोग अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर सूद लेना और रिबा लेना, ये क्यों अल्लाह इतने जलाल में है कि इसको कह रहा है कि ये हरब मिन अल्लाह व रसूल है। और जो लोग ये कारोबार करते हैं यतखब्बतु शैतान मिनल मस, यानी जैसे शैतान ने इनको छू कर बावला और पागल किया हुआ है। ये बात हम मुसलमानों के लिए समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम आने वाले जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी जंग जो दुनिया के ख़िलाफ़ बर्पा की जाएगी वो माशी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म। यहाँ मेडिकल टेररिज्म भी है, बायोलॉजिकल टेररिज्म भी है, जो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में वैक्सीन और वायरस के नाम पर दहशतगर्दी फैलाएंगे। यहाँ पर मजहबी दहशतगर्दी भी है, यहाँ पर कौमियत, फ़िरक़ावारियत, लसानियत के नाम पर भी जंगें हैं। मगर सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो ये दुनिया में अब बर्पा करने जा रहे हैं वो माशी है, इकोनॉमिक। पिछले 100 साल तकरीबन, यानी जब से फेडरल रिजर्व बैंक इन्होंने 1912-14 में बनाया था, उसके बाद से वो सरमायादाराना निज़ाम की दुनिया थी। पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम इन्होंने मगरब में एक बिल्ड किया, एक डेवलप किया, और उसकी बुनियाद एक फेक फिएट पेपर करेंसी पे थी। यानी उसके पीछे कोई रियल वेल्थ नहीं थी। पूरी दुनिया उससे पहले हज़ारों साल से सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल करती थी, चाहे चीन की सिविलाइजेशन हो या वो यूरोप की हो। हज़ारों साल इंसान ने सिर्फ रियल वेल्थ बेस इकोनॉमिक मॉडल किए हैं, ऐसा माशी निज़ाम कायम किया है जिसकी बुनियाद सोने और चांदी पे हुआ करती थी। या अगर सोने और चांदी के अलावा भी कोई चीज़ इस्तेमाल की तो वो रियल वेल्थ होती थी, कमोडिटीज़ होती थी, बार्टर ट्रेड होता था, माल के बदले माल होता था। लेकिन तारीख़ इंसानियत में कभी नहीं हुआ था ये कि इंसान एक जाली रद्दी कागज़ के नोट के ऊपर एक माशी निज़ाम कायम करे। दज्जाल के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना, एक झूठ, एक मकर, एक फरेब था कि जो इन्होंने जिसकी बुनियाद कागज़ के नोट पे रखी। यानी जो फेडरल बैंक्स थे, जो स्टेट बैंक्स थे, या फेडरल रिजर्व बैंक था, या बैंक ऑफ इंग्लैंड, या हर मुल्क के अपने जो फेडरल स्टेट बैंक्स थे, वो कागज़ का रद्दी नोट छाप सकते थे। हुकूमतों ने इख्तियार अपने पास ले लिया कि जितना चाहें रद्दी नोट छापते फिरें, और दुनिया को ये मजबूर कर दिया कि आप इसको कबूल करें कि जैसे ये एक रियल वेल्थ है। थियोरेटिकली जितने अमेरिकन बैंक के अंदर जो सोना रखा हुआ है, जो ख़जाने रखे हुए हैं, कहने को लोगों को एजम्पशन है, एग्ज्यूम करते हैं कि जितना डॉलर प्रिंट होता है उसके पीछे शायद फेडरल रिजर्व में फोर्ट नॉक्स में सोना रखा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। फेडरल रिजर्व एक प्राइवेट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। 5-7 बड़े बड़े बैंक्स ने मिलकर 1914 में यूएस फेडरल गवर्नमेंट बनाया और एक ऐसा प्राइवेट स्टेट बैंक बना दिया अमेरिकन गवर्नमेंट का कि जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट कर्ज लेकर आगे अपना काम चलाती थी। और जो डॉलर प्रिंट किए जाते थे, यानी ये तकरीबन 1971 तक $35 टू एन आउंस फेडरल रिजर्व किसी हद तक गोल्ड बैकिंग थी उसकी, और वो कहते थे कि $35 और 1 आउंस सोने की कीमत थी, और फेडरल रिजर्व मजबूर था कि अगर कोई लोग डॉलर लेके फेडरल रिजर्व में जाएं तो वो इसको सोना उसको अदा करे। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने वो बैकिंग भी खत्म कर दी। उसके बाद फ्री प्रिंटिंग प्रेस थी। पूरी दुनिया में आप जितने चाहें डॉलर छापते फिरें। चूंकि इन्होंने पेट्रो डॉलर से कनेक्ट कर दिया था कि पेट्रोल का कारोबार दुनिया में सिर्फ डॉलर से हो सकता है, तो सारी दुनिया जो थी वो डॉलर अपने रिजर्व में, आज भी जिस तरह पाकिस्तान आप देखते हैं कि हमारे इतने डॉलर हमारे ज़र मुबादला हमारे खजाने में रखे हुए हैं, पूरी दुनिया ने रिजर्व ही डॉलर में, रिजर्व करेंसी डॉलर बन गई, चूंकि तेल का कारोबार दुनिया में इससे होता था। और पूरी दुनिया में जो मालियाती इदारे इन्होंने कायम किए जिनका मकसद कर्जे पे, सूद पे कर्जा देना था, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जितने भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स थे, और खुद मुल्कों के अंदर भी जो उन्होंने जितने भी बैंकिंग का, प्राइवेट बैंकिंग का निज़ाम बनाया सरमादाराना निज़ाम ने, उस सब की बुनियाद सूद और रिबा के ऊपर थी। एक $100 कर्ज देते थे किसी मुल्क को और $1,00,000 उससे वापस निकालते थे उस सूद की अदायगी में। पूरी दुनिया सूद में इस तरह जकड़ गई और ऐसा निज़ाम इन्होंने बना दिया कि
हत्ता कि अमीर आदमी भी जब होटल में जाके खाना खाता तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता और कर्ज पर पे करता और बाद में जिस तरह वो उसकी अदायगी करता, यानी कर्जे को उन्होंने, कर्ज पे जिंदगी गुजारने को इन्होंने एक जिंदगी का मामूल, एक फैशन, एक हिस्सा बना दिया। फर्द भी कर्ज पे था, मुल्क और कौमें भी कर्ज पे थी, हत्ता कि खुद अमेरिका जिसकी करेंसी पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पर कबूल की जाती थी, पेट्रो डॉलर, पूरी दुनिया खरीदारी डॉलर से करती थी, खुद अमेरिकन कौम के ऊपर अपने ही फेडरल रिजर्व का कर्जा चढ़ना शुरू हो गया और आज अमेरिका के ऊपर इतने ट्रिलियन डॉलर है कि मुझे फिगर भी याद नहीं, शायद 28 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन या इतने ट्रिलियन डॉलर का कर्जा खुद अमेरिकन कौम पे चढ़ चुका है अपने ही स्टेट बैंक का, कि इसकी अदायगी अब आने वाली नस्लों में मुमकिन ही नहीं है। एक फेल्ड प्रोजेक्ट हो गया। अमेरिका हैज बिकम अ फेल्ड स्टेट, अ फेल्ड प्रोजेक्ट। वो किसी सूरत में ये अदा कर ही नहीं सकते। ये जो कोविड के बाद इन्होंने पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन्स लगाने शुरू किए हैं, जो पूरी दुनिया में तबाही बर्पा करनी शुरू की है, इससे जैसे कहा कि 100 साल पहले पूरी दुनिया में एक सरमायादाराना निजाम था। एक ब्लॉक इन्होंने कम्युनिस्ट बनाया हुआ था, लेकिन वो भी कुछ अरसे के बाद तबाह हो गया। और फिर जो चाइनीज आखिरी कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ चला गया। प्राइवेट लोगों को प्राइवेट एंटरप्राइज सारी वो जो यूरोप में हुआ करती, अमेरिका में थी, सरमायादारानी निजाम में थी, वो चीनियों को इजाजत हो गई। जो 100 साल में इन्होंने माशी निजाम कायम किया था पूरी दुनिया में, जिसकी बुनियाद जैसे कहा कि सूद और रिबा के ऊपर और फॉल्स फिएट पेपर करेंसी के ऊपर थी, और पूरे दुनिया से इन्होंने रियल वेल्थ गायब कर दी थी। इंसानों के पास माशरे कहीं भी सोने और चांदी में तजारत नहीं होती थी। उसके बावजूद जो समझदार मुल्क थे वो अपने पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो गोल्ड में रखा करते थे। स्विट्जरलैंड ने अपना सारा रिजर्व रखा हुआ है सोने में, कि दुनिया के कई ममालिक, रशिया आजकल सोने के ज़खायर पे ज़खायर जमा कर रहा है, टर्की सोने के ज़खायर जमा कर रहा है, इंडिया सोने के ज़खायर जमा कर रहा है। दुनिया के सारे समझदार मुल्क जो हैं वो अपना रिजर्व एक अपने पास एक गोल्ड रखते थे किसी वजह से। इसी तरह जो समझदार लोग, हमारे माशरे में भी सदियों से चला आ रहा है निज़ाम कि जब भी बच्ची की शादी भी होती तो माँ बाप उसको सोना देते हैं। कोई वजह है सोना देने की, उसको क्यों कागज़ का नोट नहीं पकड़ाते? इसलिए कि सबको मालूम है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया के किसी हिस्से में आपको हिजरत करके भी जाना पड़े, सोने की अपनी वर्थ होती है और मुश्किल वक्त में काम आता है। लेकिन कोविड के बाद जो नया आलमी निज़ाम कायम हो रहा है, इसके अंदर ये पिछले 100 साल से कायम करदा सरमायादाराना निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। यह समझने की बात है। जिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को इन्होंने पिछले 100 साल दुनिया पर मुसल्लत करके तबाह बर्बाद किया, अब उस कैपिटलिस्ट मॉडल को ये तब्दील कर रहे हैं पूरी दुनिया में एक तरह के कम्युनिस्ट मॉडल से। ये बहुत अहम बात है, उस पर गौर से सोचिएगा। क्योंकि कम्युनिज्म में यह था कि आप कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे, सब कुछ रियासत की मलकियत होता था। यही फर्क था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में। चाइनीज और सोवियत यूनियन में यही था कि आपका अगर फार्म है तो वो रियासत का फार्म है, रियासत, आप सिर्फ उस फार्म के ऊपर काम करते थे, आपको थोड़ा हिस्सा मिल जाता था, बाकी सब कुछ रियासत ले जाती थी। यही कम्युनिज्म था। और कैपिटलिज्म में यह था कि आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रख सकते हैं और जो चाहें कारोबार करें। दोनों निजामों की बुनियाद पीछे से कागज के नोट के ऊपर और सूद और रिबा के ऊपर थी। कम्युनिज्म के अंदर सेंट्रल कंट्रोल था, हुकूमत रियासत कंट्रोल करती थी। कैपिटलिज्म में इन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को इजाजत दी, मल्टीनेशनल्स, मेगा कॉर्पोरेशंस तैयार हुई जो पूरी दुनिया में काम करती थी। बुनियादी तौर पर दोनों मॉडल के पीछे कागज का नोट ही था। रशिया भी कागज का नोट ही इस्तेमाल करता था, चाहे वो कम्युनिस्ट मॉडल क्यों ना हो। उसके भी कोई पीछे गोल्ड रिजर्व नहीं थे, उसका कागज का नोट भी जाली रद्दी कागज था, लेकिन रियासत के डंडे और ताकत की वजह से वो एक्सेप्ट किया जाता था। यही हाल डॉलर का था, दुनिया की तमाम करेंसीज का यही हाल। सो जब किसी रियासत की ताकत उसके करेंसी नोट के पीछे से खत्म हो जाती थी, यानी कि स्टेट बैंक उसका जो उसका मरकजी बैंक है, मेरा रियासत में अनारकी है, फसाद है, जंग शुरू हो जाए, स्टेट बैंक तबाह हो जाए, मुल्क पर कोई कब्जा कर ले, तो उसका जो रद्दी कागज है, उसका जो बैंक नोट या करेंसी नोट है, ओवरनाइट रद्दी कागज बन जाया करता था। जब कुवैत के ऊपर इराक ने हमला किया तो उस वक्त कुवैती दिनार तकरीबन 80 पाकिस्तानी रुपए का था। जब इराक ने हमला किया, कुवैत की हुकूमत खत्म हो गई, तो लोगों को यही था कि शायद अब इराक कुवैत को छोड़ेगा नहीं, कुवैत की रियासत जो है वो इराक में जम हो गई। तो कुवैती दिनार 1-1 रुपए का बिका करता था। लोग रद्दी में उसको फेंक रहे थे क्योंकि कोई खरीदने लेने वाला नहीं था। जिन्होंने रिजर्व बनाए हुए थे कुवैती दिनार में, उनका बेड़ा गर्क होकर रह गया। मगर कुवैत के जिन लोगों ने अपना रिजर्व अपने पास सोना रखा हुआ था, उन्हें कोई फर्क ना पड़ा। रियासत हो ना हो, वो जहां मर्जी भाग के गए, सोना अपने साथ ले गए, और वो सोना जो था वो बाद में उनके किसी भी करेंसी में चाहें वो कन्वर्ट कर सकते थे, कहीं चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो जैसे कहा कि अब जो नया आलमी निजाम कायम हो रहा है, ये कोविड के बाद की जो दुनिया बनाई जा रही है, इसके अंदर अब ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम को ये तबाह कर रहे हैं।
और एक नया ग्लोबलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक जदीद आलमी निजाम कायम हो रहा है जो मजमूई तौर पर एक हाइब्रिड है कैपिटलिस्ट मॉडल का और कम्युनिस्ट मॉडल का। यानी सिर्फ आपको मिसाल देते हैं समझाने की कि पिछले 1-1.5 साल में तकरीबन $2 ट्रिलियन माल में, दौलत में इजाफा हुआ है बड़े बड़े कॉरपोरेशंस का, बड़े बड़े लोगों का, मल्टीनेशनल्स का, ओनर्स का, जिस तरह बिल गेट्स है, बेजोस है, या इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं सारे, जो पूरी दुनिया की सोशल मीडिया और एम्पायर्स चला रहे हैं, उनकी दौलत में $2 ट्रिलियन का, 2000 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। और यही 2000 अरब डॉलर पूरी दुनिया की आबादी में से उनकी आमदनी कम हुई है। यानी पूरी दुनिया लुट गई 2000 अरब डॉलर, और इन लोगों ने 2000 अरब डॉलर कोरोना में कमाए। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल माफिया, इनकी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया जो इंडस्ट्री, फेसबुक वाले और ट्विटर वाले और ये गूगल वाले, ये सब लोगों ने $2 ट्रिलियन कमाए मिलकर पिछले 1-1.5 साल में। सो ये कैपिटलिस्ट जो हैं, ये सरमायादार तो रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल डिक्टेटरशिप, एक कम्युनिस्ट निजाम लाया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक वीडियो निकाली है कि अगले 2030 तक आपके साथ दुनिया में क्या होगा। तो बड़े फखर से वो आपको बड़ा तसल्ली देके कहते हैं कि 2030 तक यू विल ओन नथिंग। यानी आप सोचिए एक सेकंड के लिए कि वाई विल आई नॉट ओन एनीथिंग, क्यों, क्या वजह होगी कि मेरे पास कोई जाती मलकियत की कोई चीज ना रह जाए, मेरी गाड़ी ना हो, मेरा घर ना हो, मेरे फार्म लैंड ना हो, मेरी जमीन ना हो, मेरा जानवर ना हो, मेरी चरागाहें ना हो, क्यों, मेरा कारोबार ना हो, क्यों नहीं होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि अगले चंद सालों में आप कोई चीज ओन नहीं करेंगे, जो चीज आपको चाहिए होगी आप रियासत से किराए पर लेंगे। ये तो कम्युनिस्ट मॉडल में होता है। तो जो अब ये दुनिया में ग्लोबल डिक्टेटरशिप्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कहा कि ये कोरोना के बाद एक जो नई दुनिया बना रहे हैं, जिसको ये ग्लोबल रीसेट कहते हैं, बिल्ड बैक बेटर कहते हैं, कि दोबारा दुनिया की हम तामीर करेंगे, उस एजेंडे में जो आलमी दहशतगर्दी ये कर रहे हैं, उसमें माशी दहशतगर्दी का जो रोल होगा, शक्ल होगा, कि पूरी दुनिया से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करेंगे। ऑलरेडी 1 साल में तकरीबन 20% के करीब दुनिया में छोटे कारोबार और जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। नहीं, इमेजिन करें, कम अज कम करोड़ अफराद बेरोजगार हुए हैं, छोटे कारोबार तबाह हुए हैं, रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए, एयरलाइन इंडस्ट्री तबाह हो गई। जो वर्क फ्रॉम होम से जो आप बात करते हैं, तो दफ्तर में काम करने वाले सारे स्टाफ, हजारों लाखों लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि अब आपको वर्क फ्रॉम होम का तस्वर दे रहे हैं। सो कम अज कम करोड़ अफराद ने, 30, 40, 50 करोड़ अफराद की नौकरियां, कारोबार खत्म हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में। और यही जो लोगों की दौलत खत्म हुई है, ये दौलत कमाई है वो टॉप के जो ग्लोबलिस्ट 1% एलीट जिन्हें कहा जाता है, जो उनके एक टॉप रूलिंग एलीट है इस दुनिया की। 2000 अरब $2 ट्रिलियन उनकी वेल्थ में इजाफा हुआ है। तो दिस इज द बिगेस्ट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंसानियत की तारीख में कभी इतना बड़ा ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इतने छोटे ड्यूरेशन में नहीं हुआ जितना पिछले 1 साल में इन्होंने कोरोना की आड़ में कर लिया। तो अब आने वाला दौर कौन सा है, उसमें क्या होने जा रहा है? जैसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप, फैशिस्ट, कम्युनिस्ट मालियाती निजाम पूरी दुनिया पर लेकर आ रहे हैं। अब जाहिर है कि जब ये मुल्कों को खत्म करेंगे तो हर मुल्क की इंडिविजुअल करेंसी इनको सूट नहीं करती। अब डॉलर भी खत्म हो जाएगा, इंडिविजुअल करेंसीज भी खत्म हो जाएंगी। ये चाहते हैं, जब इन्होंने पूरा आलमी निजाम कायम करना है, ग्लोबल सियासी निजाम कायम करना है, पूरी दुनिया में इन्होंने एक निजाम बनाना है, तो जाहिर है फिर करेंसी भी एक होना चाहिए। जाहिर है फिर उसको जब उन्होंने तमाम दुनिया की इंसानियत को कंट्रोल करना है, तो जाहिर है फिर करेंसी भी कंट्रोल होनी चाहिए। अभी भी गो के कागज के निजाम का सिस्टम है, लेकिन हर चीज इनके बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह आपने देखा कितनी सख्ती करते हैं ये कि हुंडी और हवाले के ऊपर के लोग जो है इनके बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करके पैसा ट्रांसफर करते हैं दुनिया में। ब्लैक इकोनॉमी जिसे कहते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ये कहते हैं कि दुनिया में जितना कारोबार तजारत हो रही है उसका इनको पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अगर 1 है तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 15 और 20 है, 15-20% ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी जो चल रही है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अब जाहिर ये चीज इनको पसंद नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि लोगों के पास कम से कम कागज का नोट, जाली नोट ही सही, लेकिन कारोबार, दुनिया का तजारत अगर लोग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं सिस्टम और निजाम से बचकर, तो ये चीज इनको कबूल नहीं है। तो इसके लिए अब ये डिजिटल करेंसीज ला रहे हैं। पहले हर मुल्क में अलग अलग लेकर आएंगे, हर मुल्क आप देख रहे हैं अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा है। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि अब सारी करेंसी मुल्क की आप इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम के जरिए आप ट्रेड करेंगे।
आप उसके जरिए अपनी ट्रांजैक्शंस करेंगे। कागज का नोट खत्म हो जाएगा। जब कागज का नोट खत्म हो जाएगा तो फिर वो जो आम लोग जो इस सिस्टम से बचकर अपना कारोबार कर लिया करते थे, वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। जैसे हुकूमत करती है कभी कभार के जी 5,000 का नोट तब्दील कर दिया, जिन लोगों ने घरों में छुपाया होता है वो फंस जाते हैं, वो बैंक जाते हैं तब्दील कराने के लिए। अब इसी किस्म का ये ड्रामा पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि ये फिएट करेंसी, जो पेपर करेंसी जाली थी, उससे भी नेक्स्ट लेवल फ्रॉड है। यानी डिजिटल करेंसी कोई चीज ही नहीं है, इट्स जस्ट अ डिजिटल कंटेंट, इट्स जस्ट अ डिजिटल नंबर। कि वो कह देंगे कि जी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी कर दी और बिटकॉइन लॉन्च हो गया और ये करेंसी लॉन्च हो गई, दर्जनों मुल्क अपनी अपनी करेंसी। बेसिकली इसके पीछे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल है। लेकिन बात यह है कि चूंकि जिस तरह कागज का नोट भी जाली था, लेकिन चूंकि रियासत का डंडा था, लिहाजा लोग कबूल करने लगे। अगर आपका माशरा चलने लगता है, काम होने लगते हैं, पेमेंट हो रही है, तनख्वाह मिल रही है, आप खरीदारी कर रहे हैं, तो लोग कबूल कर लेते हैं उस जाली रद्दी कागज को भी, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। यही हाल डिजिटल करेंसी का है। कहने को है कि जी डेटा माइनिंग हो रही है और उसके पीछे पावर इस्तेमाल होती है, बट डेटा माइनिंग और डिजिटल बिटकॉइन माइनिंग के लिए जनाब बड़े इन रियलिटी एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय वन ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर, जो पूरी दुनिया में एक बड़ा माशी निज़ाम कायम किया जा रहा है। सब कुछ उस निज़ाम के तहत चलेगा, उसके जरिए कंट्रोल होगा और कोई इंसान फिर बच नहीं सकेगा उसमें से। लेकिन इस पे मसला है इनके सामने। मसला यह है कि दुनिया की तकरीबन आधी आबादी है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जिसके पास इंटरनेट की सहूलत ही नहीं है, जो स्मार्टफोन्स और सेल फोन्स इस तरह के इस्तेमाल नहीं करती या उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो वहां पे फिर निज़ाम कैसे चलेगा? तो जाहिर है ये सारा डिजिटल करेंसी का निज़ाम ये ओवरनाइट नहीं लाएंगे। इसी काम के लिए ये 5G नेटवर्क पूरी दुनिया में लगाना चाह रहे हैं, सैटेलाइट इंटरनेट्स लगाना चाह रहे हैं, ताकि दुनिया में हर कोने कोने पर ये इंटरनेट पहुंचा सके, ताकि फिर हर आदमी से कहेंगे कि कोई बहाना ये ना कर सके कि जी मैं डिजिटल करेंसी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। भाई आपके फोन पे इंटरनेट जो बचेगा वो इनके सैटेलाइट इंटरनेट या इनकी 5G के जरिए वो कनेक्ट हो जाएगा इनके इस डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ, इस नए आलमी निज़ाम, माशी निज़ाम के साथ जो डिजिटल वर्ल्ड में होगा। और फिर हर इंसान की हर ट्रांजैक्शन ये मॉनिटर कर सकेंगे। आपने अगर अपने भाई को भी पैसे भिजवाएं तो जाहिर है डिजिटल सिस्टम से भेजेंगे आप, तो डिजिटल करेंसी मॉनिटर होगी, डॉक्यूमेंटेड होगी। कोई हुंडी हवाले का काम नहीं हो सकेगा, कोई आप हुकूमत से छुपा के पैसे नहीं रख सकेंगे, कोई इंसान आजादाना एक इलाके से दूसरे इलाके अपनी दौलत लेके नहीं जा सकेगा, क्योंकि सब कुछ जो होगा वो उस डिजिटल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा और सेंट्रल कंट्रोल होगा। तो पूरी दुनिया में हर इंसान मॉनिटर होगा, उसी तरह जिस तरह ये पासपोर्ट, कोविड वैक्सीन के नाम, पासपोर्ट के नाम पर पूरी दुनिया में डिजिटल आईडीज निकाल रहे हैं कि हर इंसान को डिजिटल आईडी दी जाएगी कि इसने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, जिसको ये कोविड पासपोर्ट कह रहे हैं। आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आप अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकेंगे, आप हत्ता के दुकान से जाके खरीदारी नहीं कर सकेंगे अगर आपने वो डिजिटल पासपोर्ट नहीं दिखाया इनको, जो कनेक्टेड होगा आपके उस ग्लोबल डिजिटल सिस्टम के साथ जिसके अंदर डिजिटल करेंसी भी कनेक्टेड है। इसी तरह चाइना एक बहुत बड़े मॉडल पे काम कर रहा है जिसको सोशल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। यानी हर इंसान को आप क्रेडिट देंगे, आप ये बताएंगे कितना अच्छा आदमी है, कितना बुरा आदमी है, हर इंसान उसके बारे में राय कायम करेगा, उस पर आपको सोशल क्रेडिट्स मिलेंगे, आप किस तरह सिस्टम में बिहेव कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स आपने कितने तोड़े, बगावत आप करते हैं या नहीं करते। तो ये सारा सोशल क्रेडिट सिस्टम आपको डिफाइन करेगा कि माशरे में आपको सहूलतें कितनी दी जाएं। अगेन ये कनेक्टेड होगा आपकी डिजिटल उस सिस्टम के साथ जहां पर ये डिजिटल करेंसी और आपकी सारी पूरी आपकी जिंदगी डिजिटल वर्ल्ड में कंट्रोल करेंगे।